हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस ए टू जेड सीरीज ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। अभी तक हम आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इस सीरीज के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यू से यूपीएससी वर्सेस आरबीआई को डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू वॉच द एंटायर सेट ऑफ वीडियोस देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो कंटेन्स द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट, जहां जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। Now, coming back to RBI Grade B versus UPSC, first of all, let me make it very clear. Obviously, there is no comparison. Comparing UPSC and RBI is like comparing apples and oranges. UPSC is far ahead in terms of now the power, the respect, the authority you get in the society and in the system, that is unparalleled. But when you prepare for UPSC, you have to invest prime years of your life. आपका पूरा यूथ घुस जाता है आपकी प्रिपरेशन में। आप कितने ही सेक्रीफाइसेस करते हैं। जो बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होते हो, फैमिली से दूर रहते हो, दोस्तों से भी नहीं मिलते हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करते हो। एंड even after putting a lot of effort, this exam is so uncertain that I've seen people making it to the interview stage in attempt X and not even clearing prelims in the attempt X+1. ऐसा होता है। That is the beauty of this exam. तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है that once you are done with your third attempt or fourth attempt, there is a reality check that should I look for something else, maybe it's not for me. अपने आप पे कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट सा आने लगता है। एंड एट दैट स्टेज वी स्टार्ट थिंकिंग कि यार क्या मैं बैकअप प्लान के बारे में सोचूं, क्योंकि अभी भी मेरे मन में कहीं ना कहीं यूपीएससी है। अभी भी मैं सिविल सर्वेंट ही बनना चाहता हूं, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू फेस दी रियलिटी कि मैं नहीं बन पा रहा हूं। तो तब हमारे अंदर एक द्वंद चल रहा होता है कि भैया अगर मैं बैकअप प्लान की तरफ जाऊंगा तो क्या मेरे एफर्ट्स डाइल्यूट होंगे, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी नहीं अच्छे से कर पाऊंगा। मगर साथ ही साथ लगता है कि भाई उम्र हो रही है, आई शुड बी गेटिंग इनटू द सिस्टम, आई शुड आल्सो गेट सेटल्ड एटलीस्ट, इफ नॉट इन यूपीएससी एटलीस्ट इन समथिंग एल्स। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में एंड बहुत मुश्किल होता है उन डाउट्स को हैंडल करना। बट आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आरबीआई एक अच्छा बैकअप प्लान हो सकता है, दो इट माइट नॉट बी एट द लेवल ऑफ यूपीएससी, बट कैन इट बी अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट। और क्या उसकी तैयारी मैं अपने यूपीएससी के एफर्ट्स को बिना डाइल्यूट किए हुए कर सकता हूं या कम डाइल्यूट करके कर सकता हूं। तो हम आरबीआई और यूपीएससी को एग्जाम लेवल पे कंपेयर करेंगे और पर्क्स लेवल पे कंपेयर करेंगे। एग्जाम लेवल पे कंपेयर करते हुए आई वुड try to show you that how with minimum dilution of your efforts for UPSC you can still crack RBI। हालांकि RBI भी बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बड़े बड़े यूपीएससी के धुरंधर भी मैंने देखे हैं जो आरबीआई नहीं क्लियर कर पाए। तो सबसे पहले एग्जाम लेवल पे कंपेयर करते हैं। बिफोर दैट आई जस्ट गिव यू अ पीप इनटू द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन is one of the exams into the category of regulatory bodies exam। तो regulatory bodies exams है क्या? In India we have different regulatory bodies like RBI which regulates the banking system of India, we have SEBI which regulates the stock markets in India, we have PFRDA which regulates the pension sector in India, ठीक है? Then we have IRDA which regulates the insurance sector in India, we have IFSCA which has been set up as a body for regulation of one-stop shop for foreign companies to invest in India so that it becomes easier for them। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनमें सबसे फेमस आरबीआई है एंड इट इज दिस बॉडी विच रिक्रूट्स आई वुड से वेरी फ्रिक्वेंटली, ऑलमोस्ट रेगुलरली मीन्स के साल में एक बार ये आरबीआई की रिक्रूटमेंट हो रही है पिछले 15 साल से। और बहुत फेमस है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड बॉडी among these bodies, कि जिसके पास जो प्रेस्टीज है, पावर है, रिस्पेक्ट है among these regulatory bodies, it is RBI। तो हम आज आरबीआई और यूपीएससी को कंपेयर करेंगे। एज आई टोल्ड यू, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक and regulatory body of India and it entires the entire banking system of India। तो बैंक्स को कहाँ लाइसेंस देना है, बैंक्स को कैसे ऑपरेट करना है, बैंक्स के ऑडिट आरबीआई करती है, हमारे पेमेंट सिस्टम को आरबीआई रेगुलेट करती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, आरबीआई डिसाइड करती है। सो इट टेक्स some of the most important decisions that are going to decide the fate of our economy। तो एक रिस्पेक्टेबल बॉडी है with lot of growth opportunities, learning opportunities and in some departments with some power too।
तो अगर मैं एग्जाम लेवल पे अब आरबीआई को कंपेयर करूं, डिफिकल्टी लेवल आई वुड से ज्यादा नहीं है, मतलब जो सिलेबस है उसको समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट इफ यू टॉक टू मी, कंपटीशन लेवल, क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड रहेंगी, लोग बहुत सारे इस एग्जाम को देंगे। इफ आई कंपेयर इट competition wise, so there are around 100 seats in RBI which are coming now, and around 1 to 1.5 lakh candidates, and UPSC around 800 seats on an average. It can be 1700, around 8 lakh aspirants. So सक्सेस रेट उतना ही है दोनों में, ठीक है। 8 लाख पे 800 सीट्स, 1 लाख पे 100 सीट, सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द कंपटीशन लेवल, आई वुड से। इनफैक्ट इट माइट बी इवन मोर इन आरबीआई, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कम करते हैं, बस नाम के लिए आ जाते हैं, बट आरबीआई में मोस्ट ऑफ देम वुड बी सीरियस एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो कंपटीशन दोनों में बराबर है, बट आई कैन से कि यूपीएससी में जैसे एग्जाम टफ हो जाता है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आरबीआई में उतना वास्ट नहीं है इफ यू कंपेयर इट विद यूपीएससी। एग्जाम प्रोसेस का ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट द सेम फ्रॉम नोटिफिकेशन टू ज्वाइनिंग। in RBI it almost takes 9 months to 1 year, but less than 1 year most of the times. UPSC में around 1 year it takes for you to join, ठीक है, prelims, mains and interview. So exam process duration as in from the notification to your joining, it is almost like 1 year in both. Vastness of syllabus I would say, preparation time में अगर मैं count करूं, RBI grade B में limited syllabus है, finance, management, yes, I'll discuss in detail. Sorry, I'm having a little cough. QRE, it takes around 9 months, I would say, is going to be a sufficient time for you to prepare, अगर आप ठीक ठाक aptitude रखते हैं. Whereas in UPSC, you might clear in 1 year also, but normally it is seen कि थोड़ा average time ज़्यादा है, 2 से 3 साल की प्रिपरेशन लगती है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसमें सी सेट है, साथ में 9 सब्जेक्ट आपको और पढ़ने पड़ते हैं। तो आरबीआई में सिलेबस कम है, इसलिए प्रिपरेशन टाइम भी यूपीएससी से कम रहता है। अब ओवरलैप ऑफ सिलेबस की बात करते हैं, बिकॉज मेन पॉइंट यही था कि आपको क्या अपने एफर्ट्स यूपीएससी की पढ़ाई के लिए डिल्यूट करने पड़ेंगे इफ यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई। तो पैटर्न समझ लेते हैं। देयर इज अ फेज 1 विच इज क्वालिफाइंग, ठीक है, आपको इसमें मिनिमम मार्क्स लाने हैं, ये मार्क्स आपके सिलेक्शन में नहीं काउंट होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। देन देयर इज फेज 2 विच इज मेरिट बेस्ड, विच that is the marks in phase 2 will be counted for your selection, and there is phase 2, phase 3 which we call as an interview, ये भी merit based है, ये marks आपके final selection में count होंगे। So जो phase 1 का pattern है, it consists of one paper and there are 200 questions in this, each question is of 1 mark, 4 sections, GA, reasoning, English, quant, and the number of questions in each of these section is 80, 60, 30, 30, and there is a sectional timing. For each section, you will get a limited time. For GA, English and Quant, you will get 25 minutes, whereas for reasoning, you will get 45 minutes. So total time is 120 minutes, but you will only get this sectional timing in the respective sections. So ये पैटर्न देख के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि यार जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर्स तो मैंने यूपीएससी में पढ़ रखी है, मैं कर लूंगा। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश मैंने कहीं ना कहीं सीसैट में पढ़ रखी है, मैं कर लूंगा। बट लेट्स ट्राई टू डेल्व इनटू मोर डिटेल्स। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, that is the GA section in RBI, which is worth 80 marks here. So this is the kind of weightage that you will see in the exam. Now the point to notice that there are a lot of questions from RBI notifications and finance current affairs. Finance current affairs में they might ask you regulations or notifications by SEBI, PFRDA, that is other regulatory bodies. RBI notifications means they will ask you regulations, notifications from RBI itself. तो ये 30 से 33 मार्क्स की आ रही है अराउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये आप यूपीएससी में इतना नहीं पढ़ते हैं, सो दिस इज समथिंग एल्स दैट यू वुड हैव टू प्रिपेयर अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर यू टू do good in general awareness. Apart from that, if I talk about schemes, reports, ESI current affairs में inflation related current affairs, international economic institutions, WTO, IMF, World Bank, उनसे related जो भी current affairs हैं वो भी आप करते होंगे. Then normal current affairs is like sports, awards, obituaries, MOUs, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, जो भी नॉर्मल न्यूज रहती हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप पढ़ते होंगे। एंड स्टैटिक इज रिलेटेड टू योर बेसिकली नॉलेज ऑफ ESI एंड फाइनेंस इटसेल्फ, ये भी आपको आता होगा।
तो यहाँ पे काफी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, बट ये चीज आपने नहीं पढ़ रखी होगी. दिस इज समथिंग यू वुड हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली. और इन एरियाज में भी विच आई एम टेलिंग यू दैट यू वुड हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा ओरिएंटेशन कभी कभी डिफरेंट होता है. काफी क्वेश्चंस आपको सिमिलर आएंगे दैट यू विल गेट इन यूपीएससी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल विच कंट्री हैज अचीव्ड जेंडर पैरिटी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. ऐसा क्वेश्चन आप यूपीएससी में भी देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अमंग द टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट मैनग्रोव कवर इन इंडिया. तो ये भी जैसे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है, आप शायद यूपीएससी में पढ़ते होंगे, वहां से ऐसे क्वेश्चंस आप यूपीएससी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. But there is a different side where you might get some questions in current affairs which are hardcore kind of factual, fact based, or they are very trivial that you don't expect them to be in UPSC. जैसे for example, which of the following bank has launched corporate customer platform FIN? ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी में नहीं आएगा. ठीक है. Then which one of HS Pranay and its 6-year-long title drought with a 3-game win over China's Wen Hongyang in a pulsating men's singles finals at the Malaysia Masters. This title is known as what? तो ये थोड़े ट्रिवियल क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ते होंगे न्यूज में, बट यू माइट नॉट बी रिटेनिंग दिस फॉर योर यूपीएससी पेपर बिकॉज वहां पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते. तो थोड़ा सा करंट अफेयर में ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा. सिर्फ यूपीएससी टाइप्स करंट अफेयर्स पढ़कर यू माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन आरबीआई करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द अनदर 3 सेक्शंस, जो हम सोचते हैं कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हम यूपीएससी सीसैट से कर लेंगे. हियर आल्सो आई वुड शो यू अ डिफरेंट साइड. फॉर एग्जांपल जो आरबीआई में रीजनिंग आती है, आई जस्ट शो यू अ क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ पजल व्हिच इज आस्क्ड इन आरबीआई. दिस इज वेरी लेंथी, contains a lot of variables, 14 persons. इस तरह के क्वेश्चन यू विल नॉट गेट इन सीसैट, राइट. तो यहाँ पे जो लेवल है वो हाई है, टफ है, ज्यादा है, आप जो भी समझ लीजिए. सो यू वुड हैव टू प्रिपेयर एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर instead of relying on your CSAT preparation. Similarly, in quant, like there would be questions on quantity 2 and quantity 1, which is again is something on a different pattern. The difficulty level is also high that you might not get into CSAT. Then there are a lot of DI based questions जो आपको CSAT में नहीं आते हैं. अगर आते भी हैं तो आसान आते हैं. इस तरह से tabular tables पे नहीं आते हैं where there are a lot of variables like x plus z plus y and all that. ठीक है. तो भैया इसमें ये तो बहुत क्लियर है कि जो आपका लेवल है क्वांट रीजनिंग का, दैट इज डिफरेंट इन यूपीएससी सीसैट एज कंपेयर टू आरबीआई. सो थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा, बट बेस जो आपका सीसैट में बना हुआ है इट विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड क्विकली इन आरबीआई. नाउ कमिंग ऑन टू द फेज 2 में आपके 3 पेपर होते हैं, ईएसआई, इंग्लिश एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, ये तीनों 100 मार्क्स के होते हैं. पेपर 1 एंड पेपर 3 ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आर 50% ऑब्जेक्टिव, मतलब 50 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा. इट्स अ मिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. पेपर 2 विच इज इंग्लिश राइटिंग स्किल्स इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव. ये 100 का 100 डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आपको आता है. अ मेजर चेंज दैट यू नीड टू नोटिस इज कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है आरबीआई में, दैट इज हेल्ड ऑनलाइन, दैट इज नॉट हेल्ड ऑन पेन एंड पेपर. तो काफी लोग जो यूपीएससी में पेन एंड पेपर बेस्ड प्रिपरेशन कर कंफर्टेबल है, आरबीआई में जब आपको आंसर्स ऑनलाइन टाइप करने पड़ेंगे देयर वुड बी लॉट ऑफ चेंजेस. सबसे पहले तो इतनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग ऑनलाइन, एंड यू विल लुक लाइक अ फुलिश पर्सन के यूपीएससी में क्या करके आया है, इससे तो बेसिक ग्रामर और स्पेलिंग भी नहीं लिखे जा रहे हैं. सो दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम अ accomplished writer while writing answers online. So this is one aspect I wanted to tell you. Now let's try to map the syllabus. सबसे पहले हम ESI का syllabus map करते हैं. So this is the syllabus of ESI that you will find in the RBI notification, जिसमें 4 यूनिट्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, then we have globalization, and the fourth one is social structure in India. Now most of these topics in your syllabus can be mapped to UPSC main syllabus GS1, GS2, GS3. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोल ऑफ वीमेन आपका GS1 में आता है, विच इज काइंड ऑफ जेंडर इश्यूज. ठीक है, फिर अर्बनाइजेशन है यहाँ पे, विच इज अगेन यहाँ पे आप अर्बनाइजेशन देख सकते हैं.
Then effects of globalization of Indian society. So globalization itself is a unit here. तो यहाँ से आप काफी globalization वाला unit cover कर लेंगे. Then social empowerment. ठीक है. So social empowerment कहीं ना कहीं आपका social justice से related है. ये unit आपका यहाँ से cover हो जाएगा. Issues related to poverty. So poverty alleviation हमारा topic है यहाँ पे, ये वाला. ठीक है. It's not getting highlighted. Then India and its neighborhood relations. तो ये कहीं ना कहीं हमारा रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में है. ठीक है. देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो हमारा ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद हमारा है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज pertaining टू प्लानिंग. तो इंडियन इकोनॉमी वाला यूनिट आप यहां से काफी कर लेंगे, ये वाला. ठीक है. आई एम नॉट एबल टू हाईलाइट इट राइट नाउ. देन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अबाउट हमारा मॉनेटरी पॉलिसी. ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. ठीक है. जस्ट लेट मी स्टार्ट अगेन. हाँ, तो मैं यहां से दोबारा शुरू करता हूं. देन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. So mobilization of resources is about monetary policy, fiscal policy. और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट बजटिंग है, तो गवर्नमेंट बजटिंग इज अगेन अबाउट फिस्कल पॉलिसी, योर इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज अबाउट ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी. देन चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. Changes in industrial policy is also a topic here. ठीक है. So most of the topics I'll just highlight them again. ये भी हमने देख लिया है. ठीक है. क्लाइमेट चेंज भी टॉपिक है आपके आई थिंक प्रीलिम्स में, सो वहां से आप कर सकते हैं. ये भी हो गया हमारा. देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी हो गया था, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, जेंडर इश्यूज हो गया. तो आप देख रहे हैं काफी ये लाल लाल हो गया है. सो इट मींस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स in ESI can be covered from your UPSC syllabus. But again, is the orientation same? In ESI, I would say it's not much different. Here also you're getting questions on current affairs mostly. ठीक है. ESI में as I told you 50 marks is objective, 50 marks is descriptive. So if I talk about objective, most of the questions would be either on schemes or reports. तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जो रिपोर्ट्स हैं जेंडर पैरिटी पे, हंगर इंडेक्स पे, अर्बनाइजेशन पे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं विच कैन बी मैप टू योर सिलेबस, उन पे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे ये क्वेश्चन आया आपको महिला सम्मान सेविंग स्कीम पे. दे विल गिव यू सम स्टेटमेंट्स एंड यू विल हैव टू से कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में भी मिलते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे. अगेन दे विल गिव यू सम स्टेटमेंट्स एंड यू वुड हैव टू टेल कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या फॉल्स हैं. सो दीज आर वेरी सिमिलर क्वेश्चंस दैट यू गेट इन यूपीएससी. हालांकि यहाँ पे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होंगी उसमें कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा होगा. सो अगेन when you read schemes for RBI, you would have to also rely on factual things rather than just reading them from a UPSC perspective. और अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू. फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो. ठीक है. ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है. डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड 8 मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं which are theory based, and there can be some current affairs based questions also. For example, in case of gender equality strategy 2025 by UNDP, ठीक है, what actions can India take toward gender sensitization? Now this is based upon some report. तो इस तरह से रिपोर्ट बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको आते हैं या स्कीम बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको आते हैं. और रिपोर्ट्स में आपको आरबीआई की रिपोर्ट्स पढ़नी बहुत जरूरी हो जाएंगी. उनकी 3-4 रिपोर्ट हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट,
करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, ये 4 रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके बेस पे ईएसआई में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट ईएसआई। नाउ आई विल मूव टू द इंग्लिश पार्ट, पेपर 2 इंग्लिश। English paper I would say is almost similar to your English language paper in UPSC. So इसमें आपको एक ऐसे आता है, एक प्रेसी आती है, एक कॉम्प्रिहेंशन आता है. In your English language paper in UPSC also you get essay, reading comprehension, pressy writing. So everything remains the same. The only thing that would be different would be that here again the descriptive answers you would have to write using online कीबोर्ड. ऑनलाइन टाइप करने हैं, कीबोर्ड से टाइप करने हैं, पेन एंड पेपर से नहीं करने हैं. बाकी सब कुछ सेम है. ऐसे टॉपिक्स भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, दे आर सिमिलर टू व्हाट यू वुड हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, सच एज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडियाज ओन डिजिटल करेंसी ई रूपी, इनोवेटिव मोटिवेशन मेथड्स फॉर मॉडर्न एम्प्लॉयज अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं. तो पहले 2 टॉपिक्स में से आप एक लिख सकते हैं. ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मैनेजमेंट रिलेटेड है, विच इज अगेन पार्ट ऑफ योर फेज 2 सिलेबस, जो अपना पेपर 3 है, दैट आई विल डिस्कस जस्ट नाउ. तो आई थिंक इट्स डूएबल. इट्स नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एसेज यू वुड हैव बीन राइटिंग इन यूपीएससी. द थर्ड पेपर इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. फाइनेंस यहाँ पे बहुत बेसिक आता है. इट्स नॉट लाइक यू हैव टू बी ग्रेजुएट इन फाइनेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन आरबीआई पेपर. इट्स वेरी बेसिक. अगर आप आराम से आई थिंक 1-1.5 महीना 60 डेज 45 डेज लगा लेंगे, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड फाइनेंस एट द लेवल व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन आरबीआई. और मैनेजमेंट तो बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, इट जस्ट नीड्स मल्टीपल रीडिंग्स. तो ये मैनेजमेंट का सिलेबस है, जिसमें बेसिकली दे विल आस्क यू फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनालिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कम्युनिकेशन. तो ये बहुत बेसिक्स हैं, बट क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी आते हैं. देयर केस स्टडी बेस्ड, सो यू वुड हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ केस स्टडीज टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम इन द ऑब्जेक्टिव पेपर. और यहाँ पे कुछ चीजें आपने एथिक्स, corporate governance, emotional intelligence you would have already studied in UPSC, but major part you would have to study from a different angle for RBI, क्योंकि इसमें बहुत मतलब एक एक लाइन से भी क्वेश्चंस उठा के बना लिए जाते हैं, so you cannot be complacent here. और फाइनेंस की बात करूं तो ये आपका सिलेबस है. बेसिकली फर्स्ट इज अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पे आपको हमारे सिस्टम में क्या क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिजर्व बैंक क्या करता है, ठीक है, हमारे बैंकिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, आईटी बैंक्स में कैसे यूज हो सकती है, नॉन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या रेगुलेशंस हैं, डिजिटल पेमेंट्स में क्या क्या हमने प्रोग्रेस की है, जैसे यूपीआई हो गया एंड ऑल दैट. सो ये कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. इट वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट. थोड़ा सा फैक्चुअल एस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स अबाउट फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, ये आपके लिए नया होगा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट. और यहाँ पे मैं बोलूंगा 1, 2, 3 एंड 8. 8 इज अबाउट अकाउंटिंग, जहां पे आपको थोड़ा टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ेंगी फाइनेंस की. ये 4 यूनिट मतलब 1, 2, 3 और 8 आपने ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, बट टॉपिक्स लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पीपीपी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यूनियन बजट, इन्फ्लेशन, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे. 1, 2, 3, 8 पे आपको मेहनत करनी होगी. अगेन अगर टॉपिक पढ़े भी हुए हैं, जस्ट रीड देम फ्रॉम द आरबीआई पर्सपेक्टिव, बिकॉज द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जाम कैन बी वेरी फैक्चुअल एंड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और इसमें भी काफी क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर बेस्ड आते हैं. जो भी आरबीआई की रेगुलेशंस हैं, सेबी की रेगुलेशंस हैं, वो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपसे पूछी जाती हैं. और डिस्क्रिप्टिव इज नॉर्मल. इट कैन बी आइदर थ्योरी बेस्ड और इट कैन बी करंट अफेयर्स बेस्ड. जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था ओएनडीसी पे, देन ओएनडीसी दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स वाज इन न्यूज. ठीक है, देन एक क्वेश्चन यूपीआई पे आया था, देन आरबीआई वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन यूपीआई. तो इस तरह के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस फाइनेंस में आ सकते हैं. फाइनेंस में स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मैनेजमेंट में आपको सारे ही स्टैटिक क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव में. जैसे कि हेनरी फ्यूल पे क्वेश्चन आया था, बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आया था. सो दिस इज doable. Management descriptive is doable if you have read the theory. Management either it would be current affair based or it would be static based. Static based again अगर आपने पढ़ा है आप कर लोगे. Current affair based is all about your reading in the newspapers on the editorials and all. तो यूपीएससी से मैं बोलूंगा फाइनेंस का सिलेबस 25% मिलता है, बट
आप डिस्क्रिप्टिव पेपर आसान से कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड इट इज वेरी स्कोरिंग। ईएसआई करंट अफेयर बेस्ड है, करंट अफेयर्स को फैक्चुअल ओरिएंटेशन से पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में प्रैक्टिस इज द की एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस इज समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग अप टू। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी एग्जाम लेवल चीज समझ गए हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पे ओवरलैप है और कहाँ कहाँ पे हमारी चीजें डिफरेंट है। अगर मैं पर्क की बात करूं तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर रिस्पेक्ट एंड पावर की बात करें, यूपीएससी बहुत आगे है। मतलब अगर आप एक ट्रू रिस्पेक्ट जो हम सोसाइटी में मानते हैं कि लोग आपके आगे पीछे घूमे, आपको सैल्यूट मारे, आपकी वेट करें आपसे मिलने के लिए, दैट ट्रू रिस्पेक्ट जो सोसाइटी मानती है, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, दैट इज समथिंग योर यूपीएससी कैन गिव यू। बट इफ यू सी पावर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी to help people come out of poverty and be financially inclusive, if you see it as a responsibility where you can help millions be prevented from digital frauds, if you see it as a responsibility to control inflation so that the person who is earning one of the least wages in our economy can have meal 3 times, then maybe आरबीआई ऑल्सो गिव्स यू पावर, बट दैट्स नॉट अ ट्रू पावर लाइक यूपीएससी। यूपीएससी बहुत आगे है, अगर मैं सही बात बताऊं, जो हमारा माइंडसेट है सोसाइटी का उसकी टर्म्स में। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो अगेन फॉर एन ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर दी सैलरी इन आरबीआई वुड ऑल्सो बी इक्वलेंट। बट अब कितने लोग ऑनेस्ट हैं कितने नहीं है, इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी, द मनी यू कैन अर्न अपार्ट फ्रॉम सैलरी, तो मैं उस टॉपिक को ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, बट दैट इज समथिंग ठीक है। हम न्यूज में सुनते हैं इंडिया में अभी भी करप्शन काफी रैम्पेंट है। एंड व्हाई आरबीआई इज अ गुड एग्जिट, नॉट बिकॉज दैट आरबीआई इज समथिंग दैट कैन रिप्लेस यूपीएससी। आरबीआई यूपीएससी से काफी पीछे है, मैं यही बोलूंगा, अथॉरिटी में, रिस्पेक्ट में, स्टेटस में। बट स्टिल इट कैन बी अ गुड एग्जिट इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट। जरूरी नहीं है कि हम जो बनना चाहते हैं वही बने, कभी कभी हमें दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। तो इसमें आपको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, देयर आर नो पब्लिक डीलिंग्स, 9 to 5 जॉब है। आपको वीकेंड्स पे मेरे हिसाब से शायद 5 साल में एक ही बार जाना पड़े या 2 बार जाना पड़े, रिलैक्स लाइफ है, मेंटल पीस है भैया, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई पब्लिक डीलिंग्स नहीं है, कोई इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं है कि भैया प्रोटेस्ट हो गए हैं, अर्थक्वेक आ गया है, आपको जाना पड़ेगा। सो एक मेंटल पीस है। बट अगेन आई थिंक वो मेंटल पीस हमें आईएएस में इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें हमें वही चीज पावर देता है, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग, सो योर मेंटल पीस माइट नॉट बी दैट देयर, बट यू स्टिल वुड बी हैप्पी बिकॉज आप पावरफुल डिसीजंस ले रहे हैं। बाकी ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेगनेंट जॉब है। अगर आप अच्छा करेंगे यू माइट ऑल्सो गेट फॉरेन डेपुटेशंस इन बैंक्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, यू माइट ऑल्सो बी पुट ऑन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी अपॉइंट हो सकते हैं। बट ऑल दीज वुड बी वेरी रेयर, अगर 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद एक को मिलेगा, हर बंदे को नहीं मिलेगा। सो देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी बट यू वुड हैव टू वर्क रियली हार्ड टू ग्रैब इट। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी से एक प्लान बी की तरफ जाना चाहते हैं, दे कैन कंसिडर दिस। There are a lot of other videos on our YouTube channel which can give you more information, but this can just be a start. अगर आप ढूंढ रहे थे ऐसा कुछ, तो आपको एक स्टार्ट मिल सकता है कि आप इसको एक्सप्लोर करें एंड देन मेक योर decision according to what your mind says, what your heart says. I take your leave now. Thank you. Have a nice day. Bye bye.